आपने इस बात का जिक्र किया था कि 8 चीतों को लाया गया है और कूनों में छोड़ा गया है। इसको एक तरीके से पायलट प्रोजेक्ट भी कहा जा सकता है। लेकिन इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए कूनों को ही क्यों चुना? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि कूनों को क्यों चुना। तो अगर हम पुराने लैंडस्केप को देखें, सभी लैंडस्केप को देखें, तो एक भारत सरकार ने, वन्य जीव संस्थान ने एक सर्वे किया, एक स्टडी किया। उसके आधार पे देखा कि कौन कौन से जो राज्य हैं और कौन कौन से राज्यों के अंदर संरक्षित क्षेत्र हैं जो इसके लिए उपयुक्त होंगे और उनका प्रबंध का रिकॉर्ड क्या है। मैंने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि आज हमारे देश में देखें तो मध्य प्रदेश का जो वन्य जीव प्रबंध को लेके जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफी अच्छा है, काफी उत्कृष्ट है। कान्हा पार्क में, बांधवगढ़ के अंदर, पेंच के अंदर, सभी जगह के ऊपर वन्य जीव प्रबंध की जो आज सफलताएं हैं वो काफी अच्छी रही हैं। उसी प्रकार से कूनों को देखा गया कि कूनों के अंदर क्या क्या चीजें हैं। एक विस्तृत क्षेत्र क्षेत्र है और वहां पे प्रयास के द्वारा, प्रबंध के द्वारा ये जो आज हमने बाड़े बनाए हैं सॉफ्ट रिलीज के लिए, ये सब वहां पर बहुत अच्छे ढंग से, सुचारू ढंग से, सुदृढ़ ढंग से वहां पे स्थापित किए गए और किए जा सकते थे। और यही वजह रही है कि अन्य कारणों को देखते, आबो हवा को देखते हुए हमने कूनों का, हमारी सरकार ने कूनों का चयन किया और आज इस प्रक्रिया को शुरू किया। आने वाले सालों में मैंने बताया कि कहानी कूनों से शुरू जरूर हुई है पर कूनों तक सीमित नहीं रहेगी। जैसे जैसे इस प्रयास में सफलता मिलेगी, जैसे जैसे चीताओं का नंबर बढ़ेगा, हमको अन्य एरियाज भी देखने पड़ेंगे, वो चाहे मध्य प्रदेश में हो या आजू बाजू के राज्यों में जहाँ पे सेमी एरिड डेसिडुअस जंगल है। इन सब चीजों को देखते हुए ही इन स्थानों का चयन किया जाएगा। जी, और जैसे कि हम बता रहे हैं, कुछ क्षण में प्रधानमंत्री कूनों के वन्य क्षेत्र में 3 चीतों को पहले छोड़ेंगे। उसके बाद वहाँ के मुख्यमंत्री भी जो हैं कुछ चीतों को वन्य क्षेत्र को सौंप देंगे और वो तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं जो इस कूनों वन्य क्षेत्र के निकट प्रधानमंत्री के पहुँचने के बाद की हैं। सिर्फ संसद टीवी पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वो विमान है जिससे प्रधानमंत्री इस क्षेत्र में पहुंचे और कुछ ही क्षण में वो कार्यक्रम भी प्रारंभ हो जाएगा जिसका इंतज़ार हम सबको है, चीतों को वन्य क्षेत्र में छोड़े जाने का। यहाँ पर बात चल रही थी कि इस क्षेत्र को ही क्यों चुना गया और आपने कहा था कि एक लंबी प्रक्रिया है 5 बरस की और चरणबद्ध तरीके से जो है अलग अलग देशों से और भी चीते आने वाले हैं। कूनों को क्यों चुना गया, क्या आप भी इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? जी हाँ, माथुर साहब की बातों को आगे बढ़ाते हुए देश के सभी राज्यों से चीता हैबिटेट के बारे में उपस्थित वन के बारे में जानकारी मांगी गई थी। 2-3 प्रदेशों से जानकारी आई थी, उनका मॉनिटरिंग और सर्वे किया गया और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने उसको एनालाइज किया कि जो बेस्ट है 1, 2, 3 कौन हो सकता है। तो कूनों उसमें नंबर 1 आया और फिर इसका असेसमेंट नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों द्वारा आके किया गया और उन्होंने सर्टिफाई किया कि कूनों सबसे अच्छा है। क्यों अच्छा है? आपको यकीन दिलाऊंगा कि सबसे अंत में जो चीता विलुप्त का सबसे अंतिम बार देखा गया था वो यही क्षेत्र था, मध्य प्रदेश का कोरिया क्षेत्र था जो अब छत्तीसगढ़ में एकीकृत मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश का था। अंतिम बार चीता वहीं देखा गया था और 1951 में वहीं उसका अंतिम शिकार हुआ था। तो चूंकि वो वहाँ लास्ट में देखा गया था तो इसलिए लगा कि शायद ये ज़्यादा मोस्ट फिजिबल है, साइंटिफिकली सबसे एक्सेप्टेबल है और लोगों के पास, हमारे पास और सरकार की इच्छा शक्ति के अनुसार सबकी सहमति बनी कि ये एक आइडियल क्षेत्र है। साइंटिफिक इनपुट भी था, टेक्निकल इनपुट भी था, सोशल इनपुट था और पॉलिटिकल कमिटमेंट था कि हम यहाँ करेंगे, इसलिए उस क्षेत्र को चुना गया। जी, उसके बाद के कौन से क्षेत्र होंगे जहाँ पर अन्य चीते छोड़े जाएंगे? पहले हम मेटा पॉपुलेशंस को इस्टेब्लिश कर लें, वायबल पॉपुलेशंस बना लें, उसके बाद हम देखेंगे। क्योंकि हमारा अभी जो हम लोगों ने टारगेट रखा है
748 स्क्वायर किलोमीटर में हम बढ़ेंगे। अच्छा। और जब हमारा पॉपुलेशन इस्टेब्लिश हो जाएगा तो उनके पास उसी एरिया में 5000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र लगा हुआ है। तो इसको फैलने का भी काफ़ी बड़ा हमारे पास क्षेत्र वहाँ उपलब्ध है। तो हम पहले इस क्षेत्र को सैचुरेट करने की बात करेंगे। 2-3 और इशू आपने उठाया था, वाइल्ड लाइफ ट्रेड की बात कही थी, वाइल्ड लाइफ क्राइम्स की बात कही थी आपने। हमारे वाइल्ड लाइफ ट्रेड इंटरनेशनल और इंटरनेशनल दोनों ट्रेड के लिए हमारे पास इनैक्टमेंट है और हमने अपने नियम कानून को अत्यंत कठोर बनाया है कि वन्य जीव का अपराध अगर होता है तो उसको कठोर से कठोर कार्रवाई उसमें की जाए। परंतु यहाँ मीडिया का रोल अत्यंत आवश्यक है। लोगों को जागरूक करने में आपकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और जब तक कि पब्लिक परसेप्शन, पब्लिक कनेक्ट ना हो इन चीज़ों से, तब तक हम वन्यजीव अपराध को नियंत्रित नहीं कर सकते। कूनों के केस में देखें, जो लोग पहले इस जंगल के मध्य में रहते थे, जो कभी कभी वन्य जीवों का शिकार करते थे, अब वो इको टूरिज्म में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो उसका पब्लिक कनेक्ट हो गया और जब पब्लिक कनेक्ट हो गया तो इसका मतलब है कि वह एनिमल रिस्टोर हो जाएगा। और आज की डेट में हमारे जितने टाइगर रिजर्व हैं या एलिफेंट रिजर्व हैं, वहाँ शिकार नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के स्थानीय लोग अपनी आजीविका से उस नेशनल पार्क से जुड़े हुए। तो पब्लिक कनेक्ट होना अत्यंत आवश्यक है और उसके लिए प्रेस की भूमिका, आपकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण। जी, लेकिन ये वन क्षेत्र जिसमें वन्य जीव रहा करते हैं, वहाँ पर वनवासी और ट्राइबल्स बहुत संख्या में रहते हैं और कई ट्राइबल्स जो है ट्रेडिशनली या परंपरा के अनुरूप जो है वो शिकार में विश्वास भी रखते हैं। उनको रोकना कितना बड़ी चुनौती है, कितना मुश्किल होता है? देखिए, ये सभी जो है कुछ ट्रेडिशंस को बदलने में समय लगता है जी। उनको, जो इसीलिए जो है वो जागरूकता, अवेयरनेस और उनसे जो नुकसान जो होता है, और ये सभी जो है जानकारी या जागरूकता लाने के लिए स्वाभाविक है कि इसमें समय लगता है कि 10, 15, 20 वर्ष। ऐसा नहीं है कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन जो हमेशा ही जो इतना ज़्यादा शिकार करते थे कि जिससे जो विलुप्त हो जाते थे, लेकिन ट्राइबल्स जो है उनके खाने के लिए जितने आवश्यक थे उतना ही शिकार करते थे। लेकिन कालांतर में जो जैसे लाइफस्टाइल चेंजेस हो गए या बाहरी पॉपुलेशन वगैरह वहाँ पे आने लगा, तो तब जो है समस्या क्लिष्ट होती गई और उससे जो न केवल उनका अपने सेवन के लिए बल्कि उसको बेचने के लिए भी जो शिकार होने की संभावना बढ़ती गई, तब जाके क्लिष्ट हुआ। और इसलिए जो है जैसे मेरे साथी ने बताया कि जब तक लोगों को वनों से उनके जीवन यापन को नहीं जोड़ेंगे और उसी का हिस्सा जो संरक्षण नहीं बनेगा, तब तक जो है कोई किसी प्रकार के संरक्षण करना आसान नहीं रहेगा। जब ये वहाँ के स्थानीय जनता ये मानेगी कि ये संरक्षण से हमारा जीवन यापन सुधरेगा, हमारे लिए सुविधाएं बढ़ेंगी, और इसलिए हमें इनको प्राणियों को या जंगलों को संरक्षित करना आवश्यक है, तब जाके कोई भी कार्यक्रम वहाँ पे सफल हो सकता है। एक मुझे बताया गया कि जो जैसे इस क्षेत्र में भी जो जागरूकता लाने के लिए गांवों को रिलोकेशन के साथ साथ जो सुविधा दी गई, वहाँ पे चीता मित्र भी नियुक्त किए गए। चीता मित्रों द्वारा जाके गांव-गांव में इसके महत्वता के बारे में बताया गया और इससे जो है उनके लोगों को इसके फ़ायदे के बारे में बताया गया और किस प्रकार चीता जो है वो एक केवल जैसे आके उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये जंगली जानवरों को जो शिकार करेगा, ये सभी बातों का भी जो है उनको अवेयरनेस या जागरूकता। जी हाँ, आप देख सकते हैं वो क्षण आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका आज जन्मदिन भी है, पहुंच चुके हैं कूने के क्षेत्र में जहां पर 8 चीतों को वन क्षेत्र को सौंपा जाने वाला है और वो लम्हा प्रधानमंत्री ने बाड़ा खोल दिया है। और ये पहला चीता आपको संसद टेलीविजन पर पहली बार नजर आ रहा है, सबसे पहले संसद टीवी पर, और ये पहला चीता बाहर आ गया है। प्रधानमंत्री इस पहले चीते की पहली तस्वीर खुद खींचते हुए अभी क्षेत्र को पहचानने की कोशिश करता हुआ चीता, प्रधानमंत्री इसको पिंजरे से बाहर निकालकर उसकी पहली तस्वीर खींचते हुए, और जैसा कि यहां पर बातचीत चल रही थी और बताया जा रहा था,
विभाष जी के द्वारा कि पहले वो सॉइल को महसूस करने की कोशिश करता है कि ये जमीन अपनी है या नहीं है, और ऐसा लग रहा है जिस तरीके से सूझबूझ के साथ, सोच के साथ इधर उधर देख रहा है ये चीता, वो महसूस कर रहा है कि ये धरती उसकी अपनी है या नहीं है, वो यहां का निवासी है या मेहमान है। और वो लम्हा, पहली तस्वीरें, प्रधानमंत्री मोदी ने चीतों को छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री खुश हैं, प्रसन्न हैं, और क्यों ना उनकी मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाई है। वो समय जब प्रधानमंत्री इस क्षेत्र में पहुंचे, उसके बाद उन्होंने चीतों को छोड़ दिया है, इस वन क्षेत्र को सौंप दिया है, और उसकी तस्वीर खुद कैमरे से उन्होंने निकाली है। एक ऐतिहासिक लम्हा, 70 बरस का सूखा चीतों का समाप्त हो गया है। 8 चीते आज छोड़े जाने वाले हैं। 3 चीते प्रधानमंत्री ने खुद आज छोड़े हैं, और प्रसन्नता में अपने कैमरे से उनकी पहली तस्वीरें भी खींची हैं। संसद टेलीविजन पर ऐतिहासिक लम्हा देख रहे हैं। 70 बरस का चीतों का सूखा आज समाप्त हो गया है। कूना वन्य क्षेत्र मध्य प्रदेश में छोड़े गए हैं ये चीते। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर इन चीतों को इस वन क्षेत्र में सौंप दिया गया है, और चीते किस तरीके से इस सॉइल को, इस भूमि को, इस जमीन को महसूस कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कौन सी जगह है, वो उसका अपना घर है या वो मेहमान बनकर आया है। आज जरूर ये चीते भारत की भूमि पर मेहमान बनकर आए हैं, लेकिन बहुत जल्द ये मेहमान इस जमीन को अपना लेंगे और भारतवर्ष के हो जाएंगे। ऐतिहासिक क्षण, ऐतिहासिक समय, प्रधानमंत्री ने 3 चीते सौंप दिए हैं इस पावन धरती को। कूनों का ये वन क्षेत्र जहां पर सौंपा गया है इन चीतों को, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं संसद टेलीविजन पर लगातार। किस तरीके का लम्हा आप महसूस कर रहे हैं विभाष जी? जिसका हम जिक्र कर रहे थे वो सामने आ गया है, वो लम्हा, वो समय। अत्यंत भावुक पल है ये। एक कह सकते हैं इस पल को स्वर्णाक्षरों में लिखा जाना चाहिए। दूसरे महादेश का एक जानवर अपनी धरती पर पहली बार कदम रख रहा है, और वो भावुकता आपके आपकी आपकी निगाहों में नजर आ रही है, आपकी आंखों में नजर आ रही है। नम हो गई हैं आपकी आंखें। इसे ही बोलते हैं मानवीय संवेदना, जिसकी आवश्यकता हम सबको है। जी हां, ये हमारे जीवन का, हमारी धरती का, हमारे सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होते हैं वन्य जीव। और आज एक वन्य जीव जो कि विलुप्त हो गया था इस धरती से, उसकी वापसी हुई है। 70 बरस का सूखा समाप्त हुआ है, और हमारे स्टूडियो में भी एक भावुक दृश्य देखने को मिल रहा है। किस तरीके से विभाष रंजन जी हमारे साथ विशेषज्ञ मेहमान के तौर पर पैनल पर मौजूद हैं। उनकी आंखें भर आई हैं इस क्षण को देखकर। अशोक भाई जी, जिसका इंतजार हम लोग कर रहे थे बरसों बरस से, वो क्षण आ गया है। जब ऐसा क्षण सामने आता है तो क्या विचार आता है मन में? तो ये तो एक गर्व का विषय है, और गर्व महसूस करते हैं कि भारत जैसे विकासशील देश भी इस प्रकार के कार्यक्रमों को, जो जैव विविधता का संरक्षण में जो स्पीसीज को रीइंट्रोड्यूस करके उसको रिवाइव करने में जो कदम उठा सकता है, एक गर्व की बात है। और ये सभी भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है, और मैं भी गर्वान्वित महसूस करता हूँ। डॉक्टर माथुर, यहाँ पर स्टूडियो में तो बहुत भावुक क्षण हैं। यहाँ पर विभाष रंजन जी, उनकी आंखें भर आई हैं इस दृश्य को देखकर। क्या आप अपनी मनस्थिति संभाल पा रहे हैं? मैं भी आपके माध्यम से इन सभी चित्रों को देख रहा हूँ, जहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने पहले चीता को रिलीज किया, फिर बहुत अच्छे ढंग से उसका तस्वीर उतारी। मैं क्रिकेट के लैंग्वेज में ये पल जो है गेम चेंजर पल है, और आज के बाद मेरे को पूरा विश्वास है कि वन्यजीव प्रबंध जो हमारे देश में प्रैक्टिस किया जाता है या जाएगा,
उसमें आज एक अभूतपूर्व क्षण है ये, और आने वाले सालों में, आने वाले समय में हमको एडेप्टिव मैनेजमेंट की ओर बढ़ना पड़ेगा। और आज हम चीता की बात कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी स्पीसीज हैं। मैं हमारी साइबेरियन क्रेन की बात बताना चाहता हूँ, राजस्थान में केवलादेव में जो विलुप्त हो गई। बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं जिनमें एक इसी प्रकार के प्रयास करने की आवश्यकता होगी, और मुझे विश्वास है कि हम लोग अपने साथ में मिलकर, और मैं आपके माध्यम से हमारे पत्रकार वर्ग को कहना चाहता हूं कि उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारी सोच समझ जो है हमारी आम जनता में पहुंचती है आपके माध्यम के द्वारा। इसलिए आपके माध्यम का एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है कि हम सही चीज और सही तरीके से अपनी जनता को बताएं, ताकि वो समझ सकें। और आज का जो ये पल है, ये वन्य जीव प्रबंध के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल है, और आगे हमारे लिए ये सफलता के रास्ते खोलेगा। क्या ये विवास जी, ये संकल्प की सिद्धि का एक जीवंत उदाहरण आप देख रहे हैं? ऐसे पल बहुत कम आते हैं, 100 साल में लगभग एक बार ऐसा पल आता है जहां आपको संकल्प सिद्धि की बात आती है। जब मैं आज आ रहा था स्टूडियो, तो मेरे बच्चों ने पूछा कि पापा, मैं पहले बचपन में आपसे पूछता था कि चीता आप कब ला रहे हैं, जब बहुत बच्चे छोटे हुआ करते थे। आज उन्होंने मुझे याद दिलाया कि आप बार बार कहते थे कि एक दिन ज़रूर आएगा जब हम चीता को वापस ले आएंगे, और आज पल आ गया और आप उसके गवाह हैं। तो मुझे ये खुशी होती है, गर्व की अनुभूति होती है, और मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती जो प्री डेस्टिन्ड होती हैं, और यह पल हमारे लिए प्री डेस्टिन्ड है कि हम ऐसे पल को देख रहे हैं, जी रहे हैं, और शायद भविष्य के लिए, पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण बनने जा रहा है कि हम एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में विलुप्त हुए जानवर को रिस्टोर करने के प्रयास कर सकते हैं, और वो सफल भी हो सकते हैं। क्या जीवन काल में ऐसा भी समय आपने देखा कि आपको लगा कि चुनौतियां इतनी ज़्यादा हैं कि संभव नहीं है, और क्या ये असंभव को संभव होता देख रहे हैं हम लोग? असंभव शब्द मैंने सीखा नहीं, मुझे कभी नहीं लगा कि कोई कार्य असंभव है। हर कार्य हो सकता है, बशर्ते कि उसमें तल्लीनता से लगा जाए। इसीलिए मैंने जब मुझे भी उसमें याद नहीं होगा जब मैंने बच्चों को कहा होगा कि चीता हम यहाँ ला सकते हैं, क्या पता। लेकिन मुझे एक मन में कहीं इंट्यूशन था कि चीता भी आ सकता, जो चीज़ विलुप्त हो गई है उन चीज़ों को रेस्टोर हम कर सकते हैं। ये मैं प्रधानमंत्री जी की सोच, पॉलिटिकल कमिटमेंट और पॉलिटिकल लीडरशिप, और हमारे माननीय मंत्री जी का इस प्रोग्राम के अनुश्रवण का साप्ताहिक बैठक में इसकी चर्चा होती थी कि इसमें अच्छा। अब कहाँ तक गए, कितनी आपकी प्रगति हुई। तो मैं पॉलिटिकल लीडरशिप को सैल्यूट करता हूँ कि इन्होंने हम लोगों को मौका दिया, और हम इसको, इन पूरे स्कीम्स को, इस पूरे प्रोग्राम्स को सफल करके देंगे। अशोक भाई जी, हम लोग देख रहे हैं जब ये चीते बाहर आए, एक पट्टा सा इनके गले में बंधा हुआ है, वो क्या है? वो तो उनका जो रेडियो कॉलर है, जीपीएस से उनका मूवमेंट्स वगैरह को ट्रैक कर सके, और गतिविधियों को जो है वो मॉनिटर करने का एक प्रक्रिया है जो तकनीकी से जुड़ा हुआ। और एक उसमें ट्रांसमीटर होता है, ट्रांसमीटर से जो है वो उनके जहाँ जहाँ पे भी वो जानवर जाता है उसको ट्रैक किया जाता है। जैसे अन्य जानवरों को, जैसे टाइगर्स को सिरसा में छोड़ा गया था, तब भी रेडियो कॉलर लगा के छोड़ा था ताकि उनको ट्रैक किया जा सके, उनकी गतिविधियों पे ध्यान रखा जा सके। इसी प्रकार के इनको भी जो है वो इनकी गतिविधि ध्यान मॉनिटर करने के लिए एक जी, वन्य जीवों की जब संख्या के लिए सर्वे किया गया वृहद तौर पर, तब एक बात और सामने आई कि बहुत सारी प्रजातियां पक्षियों की, जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं थी कि वो हमारे वन क्षेत्र में हैं, भारत के वन क्षेत्र में हैं, उनका भी पता लगा है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि पक्षियों की गणना हम नहीं करते अमूमन। अच्छा। जाड़े में या जाड़े के समय में जब पक्षियों का माइग्रेशंस होता है तो वेटलैंड पर हम कुछ एनॉमरेशंस करते हैं। चूँकि हमको यहाँ एक नया हैबिटेट तलाशना था, तो हम उसकी बायोडाइवर्सिटी इनरिचमेंट देखना चाहते थे कि वहाँ कौन कौन से जानवर हैं, कौन कौन से पक्षी हैं। तो जब आप सर्वे करते हैं, माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस करते हैं, उसका इम्पैक्ट देखते हैं, उसमें कई सारे नए जीवों के बारे में जानकारी मिलती है, और ये सही है।
ये सही है। जी हाँ। और अभी हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे अन्य वन्य जीव हैं जो कि विलुप्त हो चुके हैं, तो क्या इन चीतों के भारत में आने से और इनका पुनर्वास निश्चित होने के बाद क्या माना जाए अन्य जो विलुप्त वन्य जीव हैं उनका भी पुनर्वास हो पाएगा, उस जो है क्षेत्र में भी हम लोग कदम उठाएंगे? हाँ बिल्कुल, अब ये संभावना बढ़ जाती है। जैसे कि मैं बताया कि सवन्ना या ग्रासलैंड टाइप के जो बायोडाइवर्सिटी पे ध्यान ज़्यादा जाता नहीं है। मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं कि जो वेलवादार एक छोटी सी नेशनल पार्क है गुजरात में, 34 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है। वहाँ पे लेसर फ्लोरिकन है। लेसर फ्लोरिकन जो है लगभग विलुप्त होने के कगार पे है। उस तरह के जो प्रजातियों की बात आती है या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात आती है, इनके सभी जो है वो उन पे ध्यान जाएगा। और लेसर फ्लोरिकन के साथ वहाँ पे हैरियर्स जो रूस्ट करते हैं 34 स्क्वायर किलोमीटर, देखने की बात है। वो उसको देखने के लिए विदेशी पर्यटक बहुत संख्या में आते हैं। इस तरह के प्रजातियों के लिए, और लेसर कैट्स की जो बात मैं कह रहा था, जैसे कैराकल का है या जंगल कैट का है या फिशिंग कैट वगैरह, इन पे भी जो है ध्यान जाएगा। या अन्य जो बर्ड पॉपुलेशन है जिसपे बर्ड काउंट, जो जैसे मेरे साथी ने बताया कि जो जाड़ों में थोड़ा बहुत उसका काउंट किया जाता है, लेकिन समूचे देश में इसके एक मैपिंग नहीं किया जाता है कि जो उसका पॉपुलेशन बढ़ रहा है, घट रहा है। जब तक विलुप्त नहीं हो जाता है तब तक जो है उस पर कोई मॉनिटरिंग का एक व्यवस्था नहीं बनी गई है। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह के प्रयोग से उन चीज़ों पर भी ध्यान आ जाएगा और उनको भी जो है उनका जनसंख्या या उनकी गणना और उनकी पॉपुलेशन की जी विभाग जी, आप भी कुछ कह रहे थे। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि IUCN की लिस्ट के हिसाब से वैसी प्रजातियाँ जो वल्नरेबल है, जो विलुप्त होने के कगार पर है, ऐसी 22 प्रजातियों को हम लोगों ने चिन्हित किया है जो अपने देश में हैं। और इस 22 प्रजातियों की रिकवरी प्रोग्राम्स ऑलरेडी भारत सरकार कर रही है। अच्छा। जिसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है जो अभी चर्चा आपने की, लेसर फ्लोरिकन्स है जिसकी आपने चर्चा की, कैरिकल है जिसकी आपने चर्चा की, और हम इसमें केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश को इनको बचाने के लिए, इनको सहेजने के लिए, इनके विकास के लिए फंडिंग करती है। तो ये प्राथमिक रूप से हमारी जिम्मेदारी है और हम लोग इसको निरंतर कर रहे हैं। डॉक्टर माथुर, एक पहली प्रतिक्रिया भी आ गई है प्रधानमंत्री की इस ऐतिहासिक क्षण के बाद, और उन्होंने कहा है कि वन्य जीवन संरक्षण को एक नई ताकत मिली है। निश्चित रूप से, मैं तो आपसे पहले भी कह रहा था कि आज एक महत्वपूर्ण दिन है। आज के बाद जो भारतीय सरकार का विभाग का जो वन्य जीव प्रबंध की जो प्रक्रिया है उसमें भयंकर बदलाव आएगा। आपने पूछा और कौन कौन सी विलुप्त हुई स्पीसीज हैं जिनके बारे में ध्यान देना है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा, मैं फिर कहना चाहूंगा कि आज हमारे लिए साइबेरियन क्रेन की वापसी भी उतनी ही जरूरी है जितनी आज हम चीता को लाए हैं। ये स्पीसीज हमारे देश से विलुप्त हुई। केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में आती थी, लेकिन सन 2005-06 के बाद से हमने इसका आना यहाँ पर अनेक कारणों की वजह से ये रुका, लेकिन हम फिर से प्रयास कर सकते हैं। तो जो मैंने कहा कि एक्टिव एंड अडेप्टिव मैनेजमेंट आज शुरुआत है और मुझे विश्वास है कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे और हमारा जो जन समुदाय है उसको ये विश्वास दिलाएंगे कि कंजर्वेशन, संरक्षण और सहभागिता और हमारी आजीविका, ये तीनों आपस में जुड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि अगर संरक्षण करेंगे तो आजीविका समाप्त हो जाएगी। और यही एक महत्वपूर्ण हम सबके लिए आज एक विषय है और आज हमारे लिए एक प्रतिज्ञा और प्रण करना है कि हम तीनों को साथ लेके चलेंगे, हमारे समुदाय को, हमारे समुदाय के द्वारा संरक्षण को और विज्ञान को लेके अपने नया आयाम का वो करेंगे, ताकि अन्य देश जो है, हमारे अन्य राज्य देश के और अन्य देश चाहे पड़ोस के हों चाहे दूर के हों, वो भी इनसे बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। कहीं ना कहीं भिवाजी, ये वन्य जीवों के विलुप्त होने की जो समस्या है उसके पीछे क्या मानव की मंशा भी है कि ये धरती पूरी जो है वो पूरी की पूरी उसी के लिए,
क्या इस बात को समझ पाने में वो नाकाम हो गया है कि ये एक जो है परस्पर संबंध है, ये संबंध जब तक नहीं होगा तब तक ये जीवन चलना बहुत मुश्किल है, और ये सिखाने के लिए क्या हमें किताबों में पढ़ाना ज़रूरी है? बहुत सही कहा आपने। ये आज की सबसे बड़ी हमारे मूल मंत्र कह सकते हैं कि विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण उतना ही जरूरी है जितना विकास जरूरी है। दोनों में एक सामंजस्यता का होना आवश्यक है। प्रथम द्वितीय रूप में मैं ये कहना चाहूँगा कि पर्यावरण के जो लाभ हैं, जो हम आज पर्यावरण परिवर्तन में देख रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, कल लखनऊ और कानपुर में इतनी अधिक वर्षा हुई कि काफ़ी जान माल की क्षति हो गई। तो इस तरह के जो पर्यावरण असंतुलन हैं, इसको रोकने के लिए इस तरह के हमें कई प्रयास करने होंगे, और इन प्रयासों को किताबों के माध्यम से बच्चों को सीख देनी पड़ेगी। यह समय की मांग है, हमारी मांग है। अन्यथा एक दिन ऐसा आएगा कि इन पर्यावरण को देखने के लिए, बचाने के लिए हमें दूर भटकना पड़ेगा। जी, और एक बात जो है यहाँ पर डॉक्टर माथुर ने भी कही थी कि कहीं ना कहीं ये वन्य क्षेत्र हमारे जो हैं वो सिकुड़ते जा रहे हैं, कंक्रीट के जंगल खड़े होते जा रहे हैं, ये भी एक बड़ी समस्या है वन्य जीवों के लिए। ये समस्या तो जो है स्वाभाविक है। जहाँ पे जनसंख्या की वृद्धि होती जाती है, उनकी उम्मीदें और उनकी ज़रूरत बढ़ती है। तो क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे दुनिया की 1/6 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन इंडिया, लेकिन ज़मीन का हिस्सा 1/15 केवल हमारे पास है। इसलिए जो है कॉम्पिटिंग डिमांड फॉर लैंड बहुत रहता है। अमेरिका जैसे देश से कंपैरिजन में या